बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा, लास्ट टाइम हमने अपने लेक्चर नंबर 8 के अंदर चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया था। और चैप्टर नंबर 12 में हमने इंट्रोडक्शन टू कार्बन, उसकी अमॉर्फस फॉर्म, उसकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स वगैरह को स्टडी किया था। आज है आपका लेक्चर नंबर 9। और यहाँ पर हमारे पास दो टॉपिक्स हैं कवर करने के लिए। द फर्स्ट वन इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन and the second one is introduction to silicon and its preparation। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। देखिए, एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन के बाद आपके पास आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कि कार्बन की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। इनमें व्हेन कार्बन एटम बर्न्स इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एयर, यानी कि ऑक्सीजन, कंबशन टेक प्लेस टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए बेटा, कार्बन का नेचर है कि अगर उसको ऑक्सीजन एक्सेस में मिले, ज्यादा क्वांटिटी में मिले, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। और अगर उसको ऑक्सीजन जो है वो लेस क्वांटिटी में मिले, कम क्वांटिटी में मिले, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। दोनों ही टॉक्सिक गैसेस हैं, ठीक है, यानी कि पॉइजनस गैसेस हैं। और इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेस पॉइजनस है एज कंपेयर टू कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर टॉक्सिसिटी ज्यादा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है विद द एक्सेस एयर, तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। -34 किलोजूल पर मोल हीट जो है वो रिलीज होती है। इट मींस कि ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जहां पर हीट रिलीज होती है, आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। Combustion reaction is highly exothermic due to its characteristic. Carbon in the form of coal, coke और charcoal is usually used as fuel, giving large amount of heat। अब ये combustion reaction बेटा कहाँ पर होता है? कोल, कोक या चारकोल जब जलते हैं तो combustion reaction जो है वो रिएक्शन combustion reaction टेक प्लेस होता है। अच्छा, इसके अलावा जो भी हम लोग गाड़ियों में, व्हीकल्स में फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो सीएनजी हो, सब में कार्बन मौजूद होता है। कोई भी आपका फ्यूल हो वो कार्बन से ही फॉर्म होता है, हाइड्रोकार्बन उसमें मौजूद होते हैं। तो वहां पर भी कंबशन रिएक्शन ही हो रहा होता है। वो फ्यूल आपका हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉर्म होगा और कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो प्रोडक्शन होगी। सेकेंड रिएक्शन आपका व्हेन कार्बन बर्न्स इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, इनकम्प्लीट कंबशन टेक प्लेस टू प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अगर कार्बन जो है वो ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई के साथ कंबाइन हो, यानी कि ऑक्सीजन कम क्वांटिटी में है कार्बन के मुकाबले में, ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होती है। दोनों रिएक्शन में आप फर्क देख रहे हैं, यहाँ पर कार्बन का एक ही मोल है और ऑक्सीजन का भी एक मोल है, जबकि यहाँ पर कार्बन के 2 मोल्स हैं और ऑक्सीजन के 1 मोल है। इसकी वजह से, क्योंकि कार्बन के मोल ज्यादा हैं, तो इस वजह से रिएक्शन जो होगा वो आपका लिमिटेड रिएक्शन होगा जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। ये भी आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन इसमें हीट कम रिलीज होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू प्रीवियस रिएक्शन। इसमें जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी वो कम होगी। सेकंड आपके पास आता है कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन। कार्बन मुख्तलिफ एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है। मुख्तलिफ नॉन मेटल्स के और मेटल्स के रिएक्शंस हैं यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल, कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो ये बनाएगा मीथेन गैस। हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होगा और जो फॉर्मेशन होगी वो मीथेन की होगी। दूसरा, कार्बन अगर सल्फर के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइसल्फाइड की फॉर्मेशन होती है और ये भी हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होगा। आपके पास हाइड्रोजन और सल्फर दोनों नॉन मेटल की कैटेगरी में आते हैं। और यहाँ पर है आपके पास मेटल कैल्शियम। तो कार्बन अगर कैल्शियम के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है कैल्शियम कार्बाइड, और ये भी हाई टेम्परेचर रिएक्शन है लेकिन मेटल के साथ। इसके अलावा कार्बन जब एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करेगा, 3 मोल्स ऑफ कार्बन होंगे, 4 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम होंगे, इनका आपस में रिएक्शन होगा तो यहां पर बनाएगा एल्युमिनियम कार्बाइड। तो ये आपका जो है कुछ रिएक्शन थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि एडिशन रिएक्शन, जब दो एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो ऐसे रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसके बाद आता है रिड्यूसिंग एजेंट।
देखिए कार्बन इज अ एक्सेलेंट रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं? जो किसी एलिमेंट में से उसके ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया है कि रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे एलिमेंट को कहते हैं जो किसी दूसरे कंपाउंड में से उसके ऑक्सीजन को रिलीज कर दे और वो ऑक्सीजन खुद अपने साथ ले ले। तो ऐसा एजेंट जो होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। जैसे कि जो है यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड है आपके पास, इसका कार्बन के साथ रिएक्शन करवाएंगे हम, और तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगी वो होगी आपके पास आयरन फॉर्म होगा और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। तो इस रिएक्शन के अंदर आपकी 2 मोल्स ऑफ आयरन बनेंगे और 3 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन कम क्वांटिटी में है, क्योंकि 3 मोल्स ऑफ कार्बन है और ऑक्सीजन भी 3 ही है, Fe2O3 फॉर्मूला है। तो इस वजह से कम क्वांटिटी में होने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। टेम्परेचर ये भी इसमें हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन फॉर्म होगा। इसके अलावा अगर जिंक के साथ कार्बन का रिएक्शन करवाएं, जिंक ऑक्साइड है आपका, इसका कार्बन के साथ रिएक्शन करवाएं तो यहाँ पर बनेगा जिंक मेटल, अलग हो जाएगा और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। इसी तरह कॉपर ऑक्साइड के साथ अगर हम रिएक्शन करवाएं तो कॉपर ऑक्साइड के साथ कार्बन का जब रिएक्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की ही फॉर्मेशन होगी और साथ में कॉपर मेटल आपका सेपरेट हो जाएगा। यानी कि आयरन के अलावा तमाम ही रिएक्शंस के अंदर जो मेटल के रिएक्शन है उसमें आपके पास अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही मिलेगी। अच्छा, सारे ही रिएक्शन हाई टेम्परेचर के ऊपर होंगे और इन रिएक्शन का फायदा क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि मेटल के ऊपर अगर ऑक्सीजन आ जाए तो उसके ऊपर रस्टिंग हो जाती है, यानी कि जंग लग जाता है। तो यहाँ पर हम कार्बन का रिएक्शन करवाते हैं ताकि ऑक्सीजन रिमूव हो जाए और मेटल पे जो रस्टिंग हो गई है यानी कि जो जंग लग गया है वो सेपरेट हो जाए और मेटल अपनी प्योर स्टेट में वापस आ जाए। तो ये रिएक्शन इस लिहाज से काफी यूजफुल है कि मेटल के ऊपर से उसके क्रोशन को रिमूव करने के लिए, उसकी रस्टिंग को रिमूव करने के लिए। वाटर का अगर हम कार्बन के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये वाटर गैस की फॉर्मेशन करेगा। वाटर गैस आप अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन होगी और हाइड्रोजन गैस सेपरेट हो जाएगी और यहाँ पर ये जो पूरा कंपाउंड कहलाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, ये कहलाएगा आपका वाटर गैस। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का ही कार्बन के साथ रिएक्शन करवाएं, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड का ही कार्बन के साथ रिएक्शन करवाएं, ये आपके पास CO2 है, इसी का रिएक्शन अगर हम कार्बन के साथ करवाएं तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड को फॉर्म करेगा। तो बेटा ये आपके कुछ रिएक्शन थे। लास्ट रिएक्शन आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, strong oxidizing carbon react with strong oxidizing agent like hot concentrated nitric acid HNO3 and concentrated sulfuric acid on heating to liberate carbon dioxide gas। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा किसको कहते हैं? जो कि हाइड्रोजन को रिमूव करवाने के लिए इस्तेमाल हो। जिस तरह आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं? जो कि किसी में से उसका ऑक्सीजन रिमूव करवा दे। ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को वो एलिमेंट होते हैं जो किसी में से उसका हाइड्रोजन को रिमूव करवा दे या ऑक्सीजन को ऐड करवा दे। ऐसे एजेंट जो हैं वो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहलाते हैं। जैसे कि नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब इसका रिएक्शन कार्बन के साथ होता है तो ये अपने हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है। हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा कार्बन के साथ रिएक्शन होने की वजह से और खुद फॉर्मेशन कर लेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की। यानी कि एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन अपने अंदर से रिमूव करके खुद NO2 गैस फॉर्मेशन करेगा और वो ऑक्सीजन कार्बन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर वाटर की फॉर्मेशन करेगी। तो ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन होगी एसिड के साथ रिएक्शन करवाने पर। इसी तरह कार्बन का हम किसी दूसरे एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं, जस्ट लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाने पर भी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी एंड वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो यहां पर बेटा आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन खत्म होती है। चैप्टर नंबर 12 के अंदर जितना भी आपका कार्बन का टॉपिक था वो यहाँ पर एंड हो गया।
आपका इंट्रोडक्शन था, एमॉर्फस फॉर्म थी, एलोट्रोपिक फॉर्म्स थी और केमिकल प्रॉपर्टीज थी। अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है सल्फर सिलिकॉन। सिलिकॉन की अगर हम बात करें तो सिलिकॉन इज अ मेटलॉइड। इट बिलोंग्स टू ग्रुप 4a ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। Natural silicates and silica, that is sand, have been known for present on the earth since ancient times. देखिए बेटा, सिलिकॉन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। एंशियंट टाइम्स यानी कि पुराने वक्तों में सिलिकॉन का इस्तेमाल जो है वो एज अ मेडिसिन पर्पस होता था। मेडिसिन के तौर पर सिलिकॉन यूज होता था और सिलिकॉन की वर्थ सिर्फ मेडिकल फील्ड के अंदर थी। लेकिन लास्ट 50 टू 60 ईयर्स के अंदर जब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी इंक्रीज हो गई है तो सिलिकॉन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि सिलिकॉन आपका मेटलॉइड है। मेटलॉइड कहते हैं ऐसा एलिमेंट जो कि मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर हो, जो कि अपने आप को टाइम के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेटल और नॉन मेटल में कन्वर्ट कर सके। ऐसा एलिमेंट आपका मेटलॉइड कहलाता है। जितने भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं, जो छोटी अप्लायंसेस हैं जो हमारे घरेलू में डोमेस्टिक यूज में इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि आपके लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, फैन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, कोई भी छोटी यूजेस की अप्लायंसेस जो भी हमारे घरेलू में डोमेस्टिकली यूज होती हैं, उनमें सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है। क्योंकि उसमें प्योर मेटल की वायरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि प्योर मेटल जो आपका प्योर मेटल होता है वो बहुत ज्यादा तेजी में करंट पास करता है और वो विदाउट एनी लिमिट करंट को पास करता रहता है। अब इससे होगा ये कि वो अप्लायंसेस जो कि छोटी हैं और जिनको स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर्ड है, वो अप्लायंसेस उतने करंट को टॉलरेट नहीं कर सकती। जस्ट लाइक मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, तो वो प्योर मेटल की वायरिंग के ऊपर सर्वाइव ही नहीं कर सकती। हम जैसे ही उनको चार्ज करने की कोशिश करेंगे वो जल जाएंगी बिकॉज ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट। तो ऐसे केस में हम उनके अंदर जो वायरिंग करते हैं वो मेटलॉइड की करते हैं, जो कि सेमी मेटल होता है एंड सेमी नॉन मेटल, यानी मेटल एंड नॉन मेटल का मिक्सचर, जिसकी वजह से ये होता है कि वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ करंट पास करता है और उसके बाद करंट को रोक देता है, जिसकी वजह से आपकी अप्लायंस सेव हो जाती है। तो मेटलॉइड जो है हमारे पास सिर्फ 4 या 5 मेटलॉइड्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर जो अब तक डिस्कवर हुए हैं, और उनमें एक सिलिकॉन है। और सिलिकॉन की वायरिंग बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, स्पेशली कंप्यूटर और लैपटॉप में जो मदरबोर्ड लगा हुआ होता है उसमें। जो मदरबोर्ड और उसके साथ जो चिप्स बनी हुई होती हैं उनके पूरी सर्किट्स के अंदर जो है वो सिलिकॉन यूज होता है। यही वजह है कि सिलिकॉन की आजकल के दौर में अगर हम उसकी रैंकिंग देखें सिलिकॉन की, तो वो सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, जिसका यूज सबसे ज्यादा, जिसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है, सेकंड नंबर पर आता है अर्थ क्रस्ट के अंदर रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो ऑक्यूरेंस ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन डज नॉट अक्यर इन फ्री स्टेट। पहली बात तो सिलिकॉन फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, ये कभी किसी ना किसी एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर ही अलग मिलता है हमें, और बाद में हमें उसमें से सिलिकॉन को सेपरेट करना होता है। इन द कंबाइन स्टेट it occurs mainly as silicon dioxide, silica, which present in various forms such as sand, quartz, flint, कैजिलगर एक्सेट्रा। अगर हम कंबाइन स्टेट की बात करें तो सिलिकॉन हमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है। और सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो बेसिकली, इसको हम सिलिका भी कहते हैं, जो कि सैंड का फॉर्मूला है, जो रेत होती है आपकी, ये उसी का फॉर्मूला है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो ये आपको सिलिकॉन डाइऑक्साइड सैंड के अंदर भी मिलता है। इसके अलावा क्वार्ट्स, ये आपका पत्थर है, इसमें भी मिलता है। फ्लिंट, कैजिलगर, ये भी आपके जो है वो पत्थरों की, स्टोन्स ही की एक फॉर्म है। तो इनमें भी आपको सिलिकॉन की प्रेजेंस मिलती है। यहाँ से हमें सिलिकॉन को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, यानी कि उसको उसकी फॉर्म में से, कंबाइन फॉर्म में से सेपरेट करना पड़ता है। द प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म इज क्वार्ट्स एंड फ्लिंट, अ वेरी हार्ड स्टोन। सिलिकॉन की जो बिल्कुल प्योर फॉर्म है वो आपकी क्वार्ट्स और फ्लिंट है, और ये बहुत ज्यादा हार्ड स्टोन होते हैं। इसके अलावा जो लेस प्योर फॉर्म में सिलिकॉन आपको मिलता है वो ओपाल, एमेथिस्ट एंड ओनाइक्स के अंदर, ये आपके जेम स्टोन्स हैं, इसमें मिलता है। ठीक है, वो जेम स्टोन्स होते हैं ना, लोग अक्सर अपने रिंग्स वगैरह में भी हाथों में पहनते हैं, तो ये उसी तरह के जेम स्टोन्स है। उसमें भी सिलिकॉन मौजूद होता है लेस प्योर फॉर्म के अंदर।
सिलिकॉन ऑल्सो अकेयर्स एज कॉम्प्लेक्स सिलिकेट, सम कॉमन नेचुरल सिलिकेट्स आर। अब देखिए बेटा, यहाँ पर सिलिकॉन हमें इस फॉर्म में, यहाँ पर ये इसके जो हैं वो सिलिकॉन की फॉर्म्स हैं जिसमें हमें सिलिकॉन अर्थ के अंदर मिलता है कंबाइन स्टेट के अंदर, और उनके यूजेस भी हैं। जैसे कि फेल्ड्स्पार की फॉर्म में सिलिकॉन मिलता है। फेल्ड्स्पार के अंदर आप देख रहे हैं कि पोटेशियम भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी है, एल्युमिनियम भी है, सिलिकॉन भी है। ये इसका पूरा फॉर्मूला है, K2Al2Si6O16 या फिर K2OAl2O3 6SiO2। यानी इस फॉर्म में, फेल्ड्स्पार की फॉर्म में हमें सिलिकॉन मिलता है। यहां से हमें सिलिकॉन को सेपरेट करना होता है इस पूरे कॉम्प्लेक्स फार्मूले के अंदर से। और अगर हमें सेपरेट नहीं करना तो इस फेल्ड्स्पार को हम दूसरे पर्पसेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो फेल्ड्स्पार है ये आपका कैरेमिक्स, गिलास, पोट्री वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, गिलास की फॉर्मेशन में इस्तेमाल होता है। जो पोट्री यानी कि जो बर्तन होते हैं मिट्टी से बने हुए जिसमें मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन बने हुए होते हैं, उसमें इस्तेमाल होता है। कैरेमिक्स यानी कि जो आपके वॉश बेसिन वगैरह होते हैं उसमें जो मटेरियल यूज होता है उसमें जो है वो फेल्ड्स्पार का इस्तेमाल होता है। काओलिन ये आपकी चाइना के लिए कहलाती है। चाइना के लिए में भी सिलिकॉन मौजूद होता है। Al2O3SiO2.2H2O ये इसका केमिकल फार्मूला है। और ये आपके क्रॉकरी में इस्तेमाल होता है यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए। तो हम चाहे तो काओलिन में से सिलिकॉन को अलग भी कर सकते हैं अपने दूसरे स्पेसिफिक पर्पस के लिए, स्पेसिफिक यूज के लिए, फॉर एग्जांपल वायरिंग वगैरह बनाने के लिए। और चाहे तो पूरी काओलिन का यूज करके उससे क्रॉकरी वगैरह के पर्पस में भी इस्तेमाल होता है। इसके बाद है आपके पास मीका। ये भी एक सिलिकॉन की जो है वो फॉर्म है, और इसमें सिलिकॉन इस फॉर्मूले के साथ मौजूद होता है K2Al6Si6O24। और ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर एंड रेजिस्टेंस टू हाई टेम्परेचर के तौर पर इस्तेमाल होता है। यानी मुख्तलिफ डिवाइसेस के अंदर फ्यूज बनाने के लिए और इंसुलेटर्स बनाने के लिए, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है तो उसमें आपको कंडक्टर के साथ साथ इंसुलेटर भी देना पड़ता है जो कि करंट को रोक सके। जब आपको रिक्वायरमेंट हो करंट रोकने की तो वो उस डिवाइस में से करंट को रोक सके, तो उसमें भी जो है ये इसका इस्तेमाल होता है एज अ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। क्योंकि इसके अंदर रेजिस्टेंस पावर बहुत हाई होती है तो ये करंट को जो है बहुत इजीली जो है वो रोक सकता है। चौथा है आपका टाल्क। ये आपका कहलाता है सोप स्टोन। ठीक है, इसको सोप स्टोन भी इस वजह से कहते हैं कि इसके अंदर इसका नेचर कुछ सोपी होता है। यानी कि जो है अगर इस स्टोन को आप वेट करके, गीला करके अपने हाथ पे रब करें, अपने हाथों को भी गीला करें और इस स्टोन को अगर रब करें तो इसमें जिस तरह साबुन हल्के से जो है वो आपके कट्स लेकर आता है हाथ के ऊपर, यानी कि झाग बनना शुरू होते हैं, वैसे ही थोड़े से जो है वो सोप स्टोन में भी झाग बनते हैं। तो ये एज अ सोप का भी काम करता है। जस्ट बिल्कुल सोप की तरह तो नहीं बनते क्योंकि सोप आपका एक आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ फैट होते हैं, लेकिन ये हाथ साफ करने या हाथ धोने के लिए इस्तेमाल में आ सकता है। तो ये सोप स्टोन टाल्क, ये इसका फॉर्मूला है जिसमें मैग्नीशियम सिलिकॉन के साथ कंबाइन होता है, ऑक्सीजन कंबाइन होता है, और इसका फॉर्मूला Mg3S2SiO4O12 है। इसको टाइल्स वगैरह बनाने के लिए और कैरेमिक्स पर्पस के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। जो वॉशरूम वगैरह में जो टाइल्स लगते हैं उसमें जो है ये टाल्क इस्तेमाल होता है। एबिस्टोस ये लास्ट है जहां पर सिलिकॉन हमें मिलता है। वो कैल्शियम की फॉर्म में, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन सिलिकॉन के साथ कंबाइन होते हैं। ये ऐसा हीट इंसुलेशन इस्तेमाल होता है। फायर प्रूफिंग मटेरियल, यानी कि जो फायर ब्रिगेड वाले जो ड्रेस यूज करते हैं, वो ड्रेस जिसमें आग नहीं पकड़ सकते, जो ड्रेस फायर प्रूफ ड्रेसेस वगैरह, तो उसको बनाने के लिए एस्बेस्टस का इस्तेमाल होता है क्योंकि ये हीट इंसुलेशन है। यानी कि ये हीट को कैप्चर नहीं करता, हीट जो है वो अपने अंदर पास नहीं करता और आग नहीं पकड़ता। तो बेटा ये कुछ ऑक्यूरेंसेस थी सिलिकॉन की। आपको ये चार्ट एज इट इज अपनी कॉपी में लिखना है, और एग्जाम में आपके पास केमिकल फार्मूलाज आते हैं। जैसे वो आपको फेल्ड्स्पार नाम लिखकर दे देंगे, आपको उसका केमिकल फार्मूला लिखना है। काउलिन नाम लिखकर दे देंगे, आपको उसका केमिकल फार्मूला लिखना है। तो आपको ये फार्मूलाज याद भी करने होंगे। तो ये आपका कुछ इंट्रोडक्शन थी और बेसिक जो है वो सिलिकॉन के बारे में था कि किस तरीके से ये मिलता है और हमें कैसे इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब इसके बाद केमिकल प्रिपरेशंस हैं सिलिकॉन की, कि हम केमिकली सिलिकॉन को किस तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं, और बाद में सिलिकॉन की फिजिकल प्रॉपर्टीज और
मजीद फर्दर यूसेस हैं। तो बेटा वो हम लेक्चर नंबर 10 में डिस्कस करेंगे। अपना काम टाइमली कंप्लीट रखें और अगर कोई रिगार्डिंग इसके प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लें। थैंक यू क्लास। अल्लाह हाफिज।